आधुनिक भारतीय इतिहास में सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिशों, गुप्त पहचानों और अप्रत्याशित गुर्गों का एक जटिल जाल छिपा है। 26/11 के मुंबई हमलों ने दुनिया को चौंका दिया, लेकिन जब बंदूकधारियों ने सुर्खियां बटोरी तो पर्दे के पीछे के प्रमुख खिलाड़ी छिपे रहे। उनमें से एक तहव्वुर राणा, शिकागो में वीजा व्यवसाय चलाने वाला एक मृदुभाषी शिक्षित अप्रवासी, एक घातक योजना में गहराई से उलझा हुआ निकला, जिसने 166 निर्दोष लोगों की जान ले ली। ये कहानी है कि कैसे एक साफ सुथरे चेहरे वाला व्यक्ति वैश्विक आतंकवाद में एक छायादार व्यक्ति बन गया। तहव्वुर हुसैन राणा का जन्म 1961 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक शहर चिचावतनी में हुआ था। वह एक साधारण पृष्ठभूमि से आया था और एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में पाकिस्तानी सेना में शामिल हुआ था। जो लोग उसे उसके शुरुआती वर्षों में जानते थे वे उसे बुद्धिमान, अनुशासित और शांत बताते थे। अंततः उसने सेना छोड़ दी और विदेश चला गया। पहले कनाडा गया, जहाँ वह एक प्राकृतिक नागरिक बन गया, और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया। वहाँ वह शिकागो में बस गया और फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम से एक व्यवसाय शुरू किया। सतह पर राणा एक आदर्श प्रवासी दिखाई दिया, एक पारिवारिक व्यक्ति, एक पेशेवर और एक सफल उद्यमी। लेकिन सतह के नीचे चीजें सामान्य से बहुत दूर थीं। असली कहानी तब सामने आई जब राणा ने पाकिस्तानी सेना के कैडेट कॉलेज हसन अब्दल में अपने स्कूल के दिनों के एक पुराने दोस्त डेविड कोलमैन हेडली, जो पहले दाऊद गिलानी था, से फिर से संपर्क किया। राणा की तरह हेडली की भी जड़ें पाकिस्तान में थी, लेकिन वह पश्चिम में पला बड़ा था और उसके पास अमेरिकी पासपोर्ट था। हालांकि हेडली को लश्कर-ए-तैयबा द्वारा कट्टरपंथी बनाया गया था और भर्ती किया गया था, जो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह है जो भारत के खिलाफ अपने हिंसक एजेंडे के लिए जाना जाता है। हेडली ने लश्कर के साथ प्रशिक्षण लिया था और उसका मिशन भारत में, विशेष रूप से मुंबई में, बड़े पैमाने पर होने वाले हमले के लिए लक्ष्यों की तलाश करना था। बिना किसी संदेह के अपनी टोही को अंजाम देने के लिए हेडली को एक वैध कवच की आवश्यकता थी। यहीं पर तहव्वुर राणा की भूमिका सामने आई। अपनी इमिग्रेशन फर्म का इस्तेमाल करके राणा ने हेडली को विस्तार के अवसरों की तलाश करने वाले एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव का रूप दिया। हेडली ने मुंबई और दूसरे भारतीय शहरों की यात्रा करते समय राणा की कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में भी काम किया। उसने 2006 से 2008 के बीच कई यात्राएं की, घंटों वीडियो फुटेज रिकॉर्ड की, संभावित लक्ष्यों की तस्वीरें खींची और भागने के रास्तों की मैपिंग की। ये सभी महत्वपूर्ण तत्व थे जिनका इस्तेमाल बाद में नवंबर 2008 में हमलों को अंजाम देने वाले 10 आतंकवादियों ने किया। लेकिन राणा की भूमिका केवल निष्क्रिय सहायता तक सीमित नहीं थी। अमेरिकी अभियोजकों के अनुसार उसने हेडली को फर्जी व्यावसायिक दस्तावेज तैयार करने में मदद की, उसे अपने संपर्कों से मिलवाया और यात्रा योजनाओं में मदद की। जबकि राणा ने दावा किया कि उसे लगता है कि हेडली पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था, न कि आतंकवादियों के लिए, लेकिन सबूतों से कुछ और ही पता चला। ईमेल रिकॉर्ड, खुद हेडली की गवाही और अन्य खुफिया जानकारी से पता चला कि राणा को कम से कम आंशिक रूप से पता था कि हेडली क्या कर रहा था और किसके लिए काम कर रहा था। 2009 में हेडली को डेनमार्क के एक अखबार पर हमले की साजिश रचने के आरोप में FBI द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद जांच में जल्दी ही पता चला कि मुंबई हमलों में भी उसकी गहरी संलिप्तता थी। तभी FBI ने राणा पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसे अक्टूबर 2009 में शिकागो स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया और उस पर एक आतंकवादी संगठन को भौतिक सहायता प्रदान करने और आतंकवादी कृत्य करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में उसका मुकदमा 2011 में शुरू हुआ और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के लिए एक केंद्र बिंदु बन गया। अदालत में डेविड हेडली की घंटों विस्तृत गवाही देखी गई, जो कम सजा के बदले अभियोजन पक्ष के गवाह बने। हेडली ने बताया कि कैसे राणा को लश्कर-ए-तैयबा के साथ उसके संबंधों के बारे में पता था और कैसे उन्होंने व्यापारिक यात्राओं की आड़ में ऑपरेशन के विभिन्न हिस्सों का समन्वय किया था। इस निंदनीय गवाही के बावजूद राणा को मुंबई हमलों में उसकी भूमिका के लिए दोषी नहीं ठहराया गया। जूरी ने उसे लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने और डेनिश अखबार पर हमला करने की साजिश रचने का दोषी पाया, लेकिन 26/11 में प्रत्यक्ष संलिप्तता से उसे बरी कर दिया। इस फैसले ने भारतीय अधिकारियों को निराश कर दिया, जिन्हें मुंबई त्रासदी के लिए जवाबदेही के एक मजबूत बयान की उम्मीद थी। फिर भी भारत पीछे नहीं हटा। इसने हेडली की गतिविधियों और संचार को सुविधाजनक बनाने में राणा की भूमिका का हवाला देते हुए औपचारिक रूप से उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया। प्रत्यर्पण प्रक्रिया में कई साल लग गए। कानूनी विवादों और नौकरशाही बाधाओं के कारण इसमें देरी हुई। राणा की बचाव टीम ने तर्क दिया कि चूंकि उस पर पहले से ही संबंधित आरोपों के लिए अमेरिका में मुकदमा चलाया जा चुका है, इसलिए उसे भारत में प्रत्यर्पित करना दोहरे खतरे के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। लेकिन भारतीय अधिकारियों ने कहा कि भारत में आरोप अलग अलग थे और सीधे भारतीय धरती पर किए गए कृत्यों से संबंधित थे। 2023 में एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने प्रत्यर्पण के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि राणा को वास्तव में 26/11 के हमलों में उसकी भूमिका के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए भारत भेजा जा सकता है। अंतिम निर्णय अब अमेरिकी विदेश मंत्री के पास है, जिन्हें प्रत्यर्पण को अंजाम देने से पहले कानूनी और कूटनीतिक दोनों कारकों पर विचार करना चाहिए। अगर भारत भेजा जाता है तो राणा को भारतीय आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ेगा और उस पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, साजिश रचने और आतंकवादी संगठन की सहायता करने का आरोप लगाया जा सकता है। राणा की कहानी को खास तौर पर डरावना बनाने वाली बात सिर्फ एक आतंकी साजिश में उसकी संलिप्तता नहीं है, बल्कि इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हुए वह समाज में कितनी सहजता से घुल मिल गया। वह एक पिता, एक व्यवसाय और एक पूर्व सेना चिकित्सक था। ऐसी भूमिकाएं जो स्थिरता और विश्वास का प्रतीक थीं। और
फिर भी वह दुनिया की सबसे विनाशकारी आतंकी साजिशों में से एक का हिस्सा बन गया। उनका जीवन इस बात की चेतावनी देता है कि कैसे अतिवाद सबसे साधारण दिखने वाले व्यक्तियों में भी प्रवेश कर सकता है और कैसे आतंकवादी नेटवर्क रिश्तों, वैध व्यवसायों और वैश्विक गतिशीलता का फायदा उठाकर ऐसे हमले करते हैं जो महाद्वीपों में फैल जाते हैं। तहाव्वुर राणा की कहानी यह भी याद दिलाती है कि वैश्विक आतंकवाद के मामलों में न्याय हमेशा तेज नहीं होता। 26/11 की भयावहता के बावजूद कई प्रमुख षड्यंत्रकारी आजाद हैं या उन पर आंशिक रूप से मुकदमा चलाया गया है। अभी तक राणा अमेरिकी हिरासत में है और दुनिया ये देखने के लिए उत्सुक है कि क्या भारत को आखिरकार अपनी अदालतों में उसे जवाबदेह ठहराने का मौका मिलेगा। आतंक हमेशा मुखौटा नहीं पहनता, कभी कभी ये चुपचाप किसी दफ्तर में बैठता है, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता है, उड़ानें बुक करता है और विनम्र बातचीत करता है। तहव्वुर राणा का मामला एक भयावह अनुस्मारक है कि हर सुर्खियां बटोरने वाले हमले के पीछे समर्थकों और योजनाकारों का एक खामोश नेटवर्क छिपा होता है। न्याय धीमा हो सकता है, लेकिन 26/11 को अपने प्रियजनों को खोने वालों के लिए जवाबदेही की ओर उठाया गया हर कदम मायने रखता है। दुनिया का उन पर और आने वाली पीढ़ियों पर यह दायित्व है कि वे कभी भी सवाल पूछना बंद न करें और सच्चाई की तलाश करना बंद न करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये सामग्री ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही और मूल्यवान वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।